वहीं उसके सीने में दुबकी मिश्का ने कुछ देर बाद धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया और रूहान को देखने लगी। एक उसकी गहरी सांसें ये बताने के लिए काफी थी कि वो गहरी नींद में है। उसे देखती मिश्का धीमी आवाज में खुद से, क्यों है आप ऐसे? वो मोहित तो मेरे करीब आने के 100 बहाने ढूंढता था, लेकिन आप। बात अधूरी छोड़ मिश्का हौले से मुस्कुराई और फिर बोली, यकीन नहीं होता कि दुनिया में आप जैसे लोग भी हैं, जो मुझ जैसी बदनाम गली में रहने वाली लड़की को अपने दिल में जगह दे। झूठ कहते हैं सबकी भगवान सिर्फ मंदिर में रहते हैं। कोई मुझसे पूछे तो बताऊं उन्हें, मेरे लिए तो मेरे भगवान मेरे साहिब हैं। वादा करती हूँ आपसे ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी आपको, क्योंकि उन सभी बुरी यादों को भूलकर मैं भी आपके साथ सिर्फ आपकी मिश्का बनकर रहना चाहती हूँ। नम आंखों से मुस्कुराते हुए मिश्का ने अपने थरथराते होठों को रूहान के माथे पर रखा और फिर वापस से उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया, क्योंकि उसके लिए ये जगह सबसे सेफ था। आई एम सॉरी हेवन, मुझे ऐसे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। माफ कर दो मुझे एंड आई प्रॉमिस दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अगर कभी हुई तो उसी समय तुम मुझे मारना, जिससे मैं ये गलती दोबारा ना करूं। पागल हैं क्या? मैं आपको कैसे मार सकती हूँ? आप तो मेरे पति हैं ना। और एक बार मैंने कहीं पढ़ा था कि पति की इज्जत और सम्मान किया जाता है, उस पर हाथ थोड़ी उठा सकते हैं। एक हाथ सिर के नीचे लगाए जन्नत हल्का सा उचक कर ऊपर हुई और आंखें बड़ी बड़ी कर निधान के सीने पर दूसरा हाथ रखते हुए बोली। इस वक्त वो निधान की बाहों में थी, दोनों ही इस वक्त बिस्तर पर थे। वहीं उसकी बात सुन निधान ने उसकी कमर में हाथ डाल अपने और करीब खींचा और उसकी कजरारी आंखों में झांकते हुए बड़े ही संजीदगी से बोला, बिल्कुल हाथ उठा सकती हो हेवन। अगर पति तुम्हें मारता पिटता है तो मेरे ख्याल से तुम्हें भी उसे अच्छी तरह से कूट देना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो इसी लायक है ही। बाकी तुमने तो सुना ही होगा ना कि इक्वालिटी का जमाना है, भाई तो सब में होना चाहिए ना। हूँ आप और आपकी बातें, ये सब छोड़िए और प्रॉमिस करिए कि आप दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। आई प्रॉमिस बच्चा, ऐसा कुछ नहीं होगा अब। निधान ने बेहद अफसोस जताते हुए कहा और अपने गिल्ट में निधान उसके पूरे चेहरे को बड़े ही प्यार से चूमने लगा, जिसे महसूस करती जन्नत की सांसें एकदम से गहरी हो गई। सीने में उठती हलचल निधान को और भी मदहोश करने के लिए काफी था। उसके अधरों को अपने गिरफ्त में लेते निधान के हाथ जन्नत के बॉडी पर फिसल रही थी, जिससे मचलती हुई जन्नत के दोनों हाथ उसके कंधे पर हाथ कस गए। सुबह के 9 बज रहे थे। मुंह फाड़ कर उबासी लेती सारवी धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे आई और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई, जहां पहले से ही प्रियंका जी और प्रतीक जी मौजूद थे। उसे देखते ही प्रियंका जी ने उसका हाथ पकड़ चेयर पर बिठाया और खुद वो बगल वाली चेयर पर बैठ गई। मम्मा, आज क्या बना है ब्रेकफास्ट में? वहीं अपने सामने पोहा और ओट्स के साथ दूध से भरे ग्लास को देख सारवी का मुंह बन गया। उसका बना हुआ मुंह देख प्रतीक जी हंसते हुए बोले, बेटा इस तरह मुंह बनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये सब तुम्हारे लिए हेल्दी है। और हाँ, शाम को आते वक्त तुम्हारे लिए मोमोज और पानी पूरी जरूरी ला सकता हूँ। सच्ची डैड, यू आर सो स्वीट। एक आप ही हैं जिसे हमारी फिक्र रहती है, वरना मम्मा और नवाब साहब तो हमें यही सब खिलाकर अपना राशन बचाना चाहते हैं। यू आर राइट रोजपिटल्स, हम अपना राशन बचाना चाहते हैं। ओके, अब जल्दी से ये सब फिनिश करो, हमें आज हॉस्पिटल भी जाना है। उसके बगल में चेयर खींचकर बैठते अहान ने अपने प्लेट में पोहा सर्व करते हुए कहा तो सारवी का मुंह और भी बन गया। उसने अब बड़ी ही मासूमियत से प्रियंका जी को देखा, जो उसकी नौटंकी देख मुस्कुरा रही थी और पाउट बनाते हुए बोली, मम्मा प्लीज, हमारा ये ओट्स खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। डोंट वरी बेटा, तुम पोहा खा लो, मैं लंच में तुम्हारा फेवरेट बनवा दूंगी। प्रियंका जी ने बड़े ही प्यार से उसे पुचकारते हुए कहा।
बेटा, आज तुम्हारे लिए मैंने वेजिटेबल्स ओट्स के साथ पोहा बनवाया है, तुम खा कर देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। कहते हुए प्रियंका जी ने प्लेट में पीहा निकाला और उसके सामने रख दिया। वही सारवी अब बेमन से पोहा खाने लगी। थोड़ा बहुत खाने के बाद उसने दूध का ग्लास उठाया और जैसे ही उसकी महक महसूस हुई, अचानक से उसने मुंह पर हाथ रखा और भागते हुए किचन में आई। उसके पीछे अहान भी भागते हुए आया। सिंक के पास खड़ी सारवी के चेहरे पर आते बालों को उसने पीछे की तरफ पकड़ा और अपनी रोजपिटल्स की पीठ सहलाते हुए फिक्र भरे लहजे में बोला, वाइफू तुम ठीक हो ना? कैसा फील हो रहा है अभी? बात मत करिए आप हमसे, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। हमने कहा था ना हमें दूध की स्मेल अच्छी नहीं लगती, फिर भी आपने रूटीन बनाया है, सुबह दूध का ग्लास हमारे सामने आ ही जाता है। हमारा बस चले तो आपके साथ साथ हम उस दूध वाले का भी हाथ पैर तोड़कर घर बिठा देते। कभी खुद तो पीकर देखते नहीं उसका टेस्ट कितना गंदा लगता है। आए बड़े हमसे पूछने वाले। गुस्से में उस पर बुरी तरह से भड़कती सारवी ने लगे हाथ उसके पेट में कोहनी से मारते हुए कहा, जिसे इग्नोर कर अहान ने मन ही मन खुद को शांत किया और टैप चालू कर उसका मुंह साफ कर उसे गोद में उठाकर वापस डाइनिंग टेबल पर ले आया। वहीं किचन के दरवाजे पर खड़े प्रियंका जी और प्रतीक जी मुंह दबाकर अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें वाकई में अपने बेटे की हालत पर हंसी आ रही थी। सारवी के मूड स्विंग्स ने उसका क्या हाल किया था ये उनसे छिपा नहीं था। इन सब से परे अहान ये बात अच्छी तरह से समझ चुका था कि उसकी रोजपिटल्स किस सिचुएशन में है। बढ़ा हुआ पेट, पैरों में आए दिन दर्द और सूजन के साथ वॉमिटिंग और मूड स्विंग्स होना, ये सब आसान थोड़ी है एक साथ हैंडल करना, लेकिन उसकी रोजपिटल्स कर रही थी। तो क्या वो उसके मूड स्विंग्स को प्यार से नहीं हैंडल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इसलिए तो जब भी सारवी के मूड स्विंग्स होते तो वो खुद उससे बहस करने के बजाय शांत हो जाता या फिर उसे अपनी मोहब्बत का एहसास करवाता, जो आज भी किया। सारवी को चेयर पर बिठा अहान ने पानी का ग्लास उसके होठों से लगाया और उसका सिर सहलाते हुए बड़े ही प्यार से बोला, वाइफू आज हम हॉस्पिटल से आते वक्त आइसक्रीम खाएंगे, ओके? हाँ ठीक है नवाब साहब, आपको पता है सुबह से ही हमें क्रेविंग हो रही है। अब जल्दी से चलिए, तभी तो हम जल्दी आएंगे। आइसक्रीम का नाम सुनते ही सारवी की आंखों में चमक आ गई थी, जिसे देख अहान के होठों पर स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए सारवी के माथे को चूमा और उसका हाथ पकड़ दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिया। लेकिन सारवी अपनी जगह से 10 से मस नहीं हुई, जिसे महसूस कर अहान पीछे मुड़ा तो सारवी की हरकत देख उसे हंसी आ गई, क्योंकि दोनों हाथ आगे की तरफ बढ़ाए उसकी बीवी छोटे बच्चों की तरह उसे गोद में उठाने का इशारा कर रही थी। अहान ने हंसते हुए उसे गोद में उठाया और बाहर जाते हुए बोला, मम्मा आप लोग कंटिन्यू करिए, आता हूँ थोड़ी देर में। मेरे दोनों बच्चों की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। देखा आपने कितने प्यार से मेरे बेटे ने सारवी को संभाल लिया। प्रतीक जी के गले में टाई बांधती प्रियंका जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसके जवाब में प्रतीक जी ने उनके कमर पर हाथ रखा और उनके होठों पर लगी लिपस्टिक को गहरी नजर से देखते हुए बोले, हाँ ये संभालने का तरीका उसे अपने बाप से विरासत में जो मिली है। भूल गई आप अहान के वक्त आपने मुझे कितना घुमाया था। वैसे आपकी लिपस्टिक का रंग बड़ा खूबसूरत लग रहा है और इस खूबसूरती को बिगाड़ने का मूड। शश शश शश। कैसी बात कर रहे हैं आप, भी बच्चे बाहर गए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि सर्वेंट भी जिंदल मेंसन से बाहर है। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, कम से कम उम्र का तो लिहाज करिए। उनके मुंह पर हाथ रखती प्रियंका जी इधर उधर नजर दौड़ाकर देख रही थी कि कहीं किसी मेड ने उनकी बात तो नहीं सुन ली। वहीं प्रतीक जी तो मुस्कुराते हुए घबराई हुई प्रियंका जी का चेहरा देख रहे थे, जो बड़ी ही प्यारी लग रही थी। यूं तो प्रेमी को अपनी प्रेमिका हर सूरत में ही प्यारी लगती है,
उनकी फिर यहाँ तो प्रियंका जी खुद खूबसूरती की मिसाल थी। उम्र देखकर ये बताना जरा मुश्किल था कि वो सार्वी की सास हैं या फिर बड़ी बहन। थोड़ी देर बाद आहान और सार्वी इस वक्त सामने मौजूद स्क्रीन को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। तभी डॉक्टर ने उनकी तरफ कुछ बढ़ाया और उसे कान में लगाने का इशारा करते बोली, मिस्टर जिंदल आप दोनों अब अपने बेबी की हार्टबीट सुनिए। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए सार्वी के पेट पर जेल लगाया और एक छोटा सा प्रोब उसके पेट पर धीरे धीरे घुमाने लगी, जिसके अगले ही पल आहान और सार्वी के कान में धक 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 की आवाज गई। होठों पर स्माइल और आंखों में नमी लिए आहान ने सार्वी के हाथ पर अपनी पकड़ कस दी। वही सार्वी तो खुद बदहवास सी सामने मौजूद स्क्रीन पर बेबी की धड़कनें देख रही थी जो लिख कर आ रही थी। उसे ज्यादा कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन इतना जरूर आया कि उसके पेट में पल रही उस नन्ही सी जान का दिल उसके अंदर धड़क रहा है। वही आहान के लिए तो जैसे पूरी दुनिया ही रुक गई हो। वो आवाज उसे मधुर संगीत की तरह लग रहा था। डॉक्टर ने प्रोब हटाया और मुस्कुराते हुए बोली, बेबी एकदम फिट एंड फाइन है। मिस्टर जिंदल वाकई में आपने इनका ख्याल बेहतर तरीके से रखा है। इससे पता चल रहा है आपने कितनी मेहनत की है, वरना पिछली बार मिसेज जिंदल की कंडीशन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। एक आहान ने सबसे पहले चेहरा फेर कर अपने आंसू साफ किए और फिर सार्वी की हथेली को चूम डॉक्टर को देखते हुए बोला, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानती इन धड़कनों को सुनने के बाद में क्या फील कर रहा हूँ। रही बात मेहनत की तो मेरी बीवी मुझे जितनी बड़ी खुशी दे रही है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। आई लव यू रोजपिटल्स, लव यू सो मच। कहते हुए आहान ने डॉक्टर के सामने हुई सार्वी के होठों को हल्का सा घूम पीछे हो गया। यही सामने खड़ी डॉक्टर को देया सार्वी का चेहरा लाल हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आहान उनके सामने ऐसा कुछ कर जाएगा, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसके नवाब साहब का बस चलता तो वो अपनी हीरोइनी को यही जी भर कर प्यार करते। उसके पैर आज जमीन पर नहीं थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में उड़ रहा है। उसके कानों में अभी भी अपने बेबी की हार्टबीट किसी संगीत की तरह सुनाई दे रहा था। वाकई में आज वो बहुत खुश था। बाप बनने की खुशी उसके चेहरे पर ऐसी झलक रही थी जैसे उसे पूरी कायनात मिल गई हो। वही उन दोनों का प्यार देख डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए स्टेथोस्कोप गले में टांगा और बाहर अपने कैबिन में जाते हुए बोली, प्लीज कम टू माय कैबिन। सार्वी का हाथ थामे आहान उसे लेकर कैबिन में आया और सामने वाली चेयर पर उसे आराम से बिठाकर खुद बैठ गया। डॉक्टर सोनोग्राफी रिपोर्ट देख मुस्कुराते हुए बोली, वेल मिसेज जिंदल, आपका बेबी एकदम हेल्दी है। प्रेगनेंसी पूरे 12 वीक की हो गई है, यानी भी मंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ऐसे में आपको और भी केयरफुल रहने की जरूरत है। वैसे मिस्टर जिंदल के रहते मुझे ये सब कहने की जरूरत तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। प्रॉपर डाइट के साथ मॉर्निंग वॉक, अच्छी नींद लीजिए, सब ठीक होगा। आहान ने एक नज़र सार्वी को देखा, फिर डॉक्टर को देख हल्की स्माइल लिए बोला, डोंट वरी डॉक्टर, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। लेकिन एक चीज आपसे और पूछना था, वो ये कि आप इसे वॉमिट की कोई मेडिसिन दे सकती हैं। क्या मेरा मतलब है कि वॉमिट के बाद मेरी रोजपिटल्स का चेहरा मुरझा जाता है। उसकी बात सुनते ही जहां सार्वी ने अपना सिर पीट लिया तो वही डॉक्टर खुद को मुस्कुराने से रोक ही नहीं पाई। वो हंसते हुए बोली, यूं तो प्रेगनेंसी में वॉमिट नॉर्मल है, लेकिन फिर भी मैं मेडिसिन लिख दी रही हूँ, आप बाहर शॉप से ले लीजिएगा, बट ये मेडिसिन तभी इन्हें दीजिएगा जब वॉमिटिंग ज्यादा हो। आहान अभी कुछ कहता उससे पहले ही सार्वी उसे घूरते हुए बोली, थैंक यू डॉक्टर, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम ठीक है। चलिए नवाब साहब, अब क्या यही रहेंगे। उसकी घूरती नजरें खुद पर देख आहान सकपका गया। बेचारा झट से चेयर से उठकर खड़ा हुआ और सार्वी को आगे चलने का इशारा किया, जिसपे उसे घूरते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई।
वहीं उसके आगे जाते ही आहान ने जल्दी से डॉक्टर के हाथ से पकड़ी वो स्लिप लिया और मुस्कुराते हुए अपनी हीरोइन के पीछे चला गया। दोनों की केमिस्ट्री देख डॉक्टर मुस्कुराते हुए, सो स्वीट कपल। आईने के सामने खड़ी अनाया ने मांग में सिंदूर भर कर एक नजर खुद को आईने में देखा और मुस्कुरा उठी। लाल रंग की साड़ी पहने वो आज वाकई में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से कल रात प्रत्यक्ष के प्यार की खुमारी से तो उसका चेहरा दमक ही रहा था। साड़ी का पल्ला संभालते हुए वो बेड पर पेट के बल लेटे प्रत्यक्ष के पास आई, जो इस वक्त दुनिया जहान से बेखबर होकर अपनी नींद पूरा करने में लगा था। अनाया हल्का सा उसकी तरफ झुकी और उसके माथे पर बिखरे बालों को सही करते हुए बड़े ही प्यार से बोली, मिस्टर स्पाइसी उठिए, अब कितना सोएंगे। उसकी सॉफ्ट सी उंगलियों को अपने चेहरे पर फिसलता महसूस कर प्रत्यक्ष ने बिना आंख खोले पीठ के बल लेटते हुए उसका हाथ पकड़ अपने ऊपर खींच लिया, जिससे अनाया एक झटके से उसके सीने पर आ गिरी। अरे ये क्या तरीका है? नीचे सब मेरा वेट कर रहे होंगे, छोड़िए मुझे। एंग्री बर्ड छोड़ने के लिए थोड़ी तुम्हारा हाथ थामा है और नीचे कोई तुम्हारा वेट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि सबको पता ही है कि शादी के अगले दिन न्यूली कपल थोड़ा लेट ही उठते ही, यू नो ना व्हाट आई मीन। उसके कमर के इर्दगिर्द अपनी बाह फंसाए प्रत्यक्ष उसे लेकर पलटते हुए बोला। वहीं अनाया हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देख रही थी, क्योंकि प्रत्यक्ष ने जितनी फुर्ती से उसे अपने ऊपर खींचा था उतनी ही फुर्ती से लेकर पलट भी गया। ऊपर से उसकी बातें सुनते ही उसकी आंखों के सामने कल रात का पूरा वाकया घूम गया, जिसे याद करते ही उसके गालों पर शर्म की सुर्खी आ गई। उससे नजरें चुराते हुए बोली, कितने बेशर्म है आप, ऐसे कौन बात करता है? ऐसे ये प्रत्यक्ष शेरगिल बात करता है। एंग्री बर्ड उसके बालों में चेहरा घुसाए प्रत्यक्ष उसकी महक को अपने अंदर समेटते हुए बोला। वहीं उसकी गर्म सांसें अपने गर्दन पर महसूस कर अनाया के रोंगटे खड़े हो गए। एंग्री बर्ड, हम कैन आई किस यू? नो इस वक्त मुझे नीचे जाना है, प्लीज। मम्मा क्या सोच रही होंगी हमारे बारे में? अनाया, जो उसकी करीबी से आंख बंद कर लंबी लंबी सांस ले रही थी, हड़बड़ाते हुए बोली। प्रत्यक्ष ने उसके माथे पर होठ रख प्यार से चूमा और साइड में लेट गया। अब ये मौका तो अनाया किसी भी तरह से अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए तो वो तुरंत हड़बड़ी में कमरे से बाहर निकल गई। बटरफ्लाई बटरफ्लाई क्या है प्रोफेसर, सोने दो ना, उनीदी आंखों से श्रव्या ने कहा और खुद को पूरी तरह से ब्लैंकेट के अंदर छुपा लिया। पूरी तरह से तैयार निर्मित सलीके से अपने बटन बंद करते हुए बेड के पास आया और धीरे से श्रव्या के कंधे को हिलाते हुए बोला, बटरफ्लाई उठो भी, अब पार तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, आज भूल तो नहीं गई? मॉम नीचे वेट कर रही होंगी, अगर तुम नहीं गई तो उन्हें लगेगा कि मैंने रात भर तुम्हें सोने नहीं दिया। अगले ही पल ब्लैंकेट के अंदर से ही श्रव्या की नींद भरी आवाज आई, मम्मा से कह दीजिए कि उनकी बहू अभी आउट ऑफ सर्विस है और कल रात की बात तो आप करिए ही मत। मेरे अच्छे खासे सुहागरात का कचुम्बर निकाल डाला आपने। क्या क्या सोचा था, लेकिन सब पर पानी फेर दिया। कहाँ आपकी बाहों में खुद को सिमटता हुआ महसूस करना चाहती थी और कहाँ आप खुद नींद में गोते लगा रहे थे। निर्मित बेचारा नर्वसनेस में बस उसकी बात ही सुनता रहा गया। उसे खुद पर हंसी आ रही थी कि कहाँ वो शर्मिला टाइप का बंदा और कहाँ श्रव्या एकदम बोल्ड रहने वाली लड़की।
ये मोहब्बत भी ना चाहे जो करवाए, यही हाल निर्मित बाबू का था। उसने श्रव्या को ब्लैंकेट सहित गोद में उठाया और उसे लेकर वॉशरूम के दरवाजे तक जाते हुए बोला, बटरफ्लाई, कोशिश करूंगा कि तुम्हारी शिकायत आज रात दूर कर सकूं। लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें फ्रेश होकर नीचे आना होगा, क्योंकि सम्मा सच में वेट कर रही होंगी। आंखों में चमक लिए श्रव्या ने जल्दी से अपने चेहरे से ब्लैंकेट हटाया और उसके गले में बाह लपेटे बार बार पलके झपकाते हुए बोली, सच में? हम। वॉशरूम के दरवाजे पर उसे खड़ा कर निर्मित ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। श्रव्या कुछ पल उसे देखती रही, फिर लपक कर उसके ऊपर चढ़ते हुए बोली, ओए होए मेरी जान, आई लव यू। क्या बात है प्रोफेसर साहब, अब तो बेसब्री से इंतजार है रात होने का। श्रव्या जिस तरह से उसके ऊपर कूद कर चढ़ी थी, निर्मित बेचारा ये सोचकर घबरा गया था कि कहीं वो गिर न जाए, इसलिए तो उसने बिना एक सेकंड की भी देरी किए उसे कमर से पकड़कर थाम लिया। बाकी श्रव्या ने तो उसका चेहरा दोनों हाथों में थामे बारी बारी से उसके गालों को चूमकर अपनी बात कह दिया था। उसके सॉफ्ट से लिप्स अपने गाल पर महसूस कर निर्मित बाबू का दिल उछलकर बाहर ही आ गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देख श्रव्या उसके गाल सहलाते हुए बेहद गहरी आवाज में बोली, ऐसे शर्माने से तो काम नहीं चलेगा ना प्रोफेसर साहब, भला अपनी बीवी से कोई शर्माता है क्या? हम? मैं क्यों शर्माऊंगा भला? और तुम शायद भूल रही हो बटरफ्लाई की कल रात में नहीं तुम शर्मा रही थी। अच्छा ये सब छोड़ो और जल्दी से तैयार होकर आओ, ओके? कहते हुए निर्मित ने उसे वॉशरूम के अंदर धकेल बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि इससे ज्यादा अगर श्रव्या उसके सामने रहती तो उसे पक्का पता चल जाता कि वो झूठ बोल रहा है। इसका मतलब निर्मित बाबू शर्मा तो रहे थे, लेकिन अपनी बटरफ्लाई के सामने ये जताना नहीं चाहते थे। कुछ देर बाद श्रव्या और अनाया किचन में थी और बाहर डाइनिंग टेबल पर इस वक्त प्रत्यक्ष निर्मित और उसके डैड मौजूद थे। जहां अजित जी की नज़र अपने दोनों बेटों पर थी तो वहीं उनके दोनों बेटों की नज़र किचन के दरवाजे पर अटकी थी, क्योंकि उनकी नई नवेली पत्नी किचन में जो थी। थोड़ी देर बाद ही उन्हें आभा जी के साथ आती अनाया और श्रव्या दिखी। तीनों के चेयर पर बैठते ही मेड ने उनकी थाली में पहले मूंग दाल हलवा, उसके बाद गर्मागर्म कचौरियों के साथ हरी चटनी, छोले, पनीर टिक्का, भरवा पराठा, दाल मखनी, वेजिटेबल पुलाव सर्व करने लगी। इतने सारे खाने की डिश अपनी प्लेट में देख प्रत्यक्ष की आंखें बड़ी हो गई। उसने एक नज़र आभा जी को देखा, फिर अपने साइड में बैठी अनाया को और बोला, मॉम, पहली रसोई में मेरी नाजुक सी एंग्री वर्ड से आपने इतना सारा खाना बनवाया? नॉट फेयर। चुप करो तुम, और मैं से भी ये सब कुछ तुम्हारी पंचीवर्ड ने नहीं बनाया है। आभा जी ने अभी इतना ही कहा था कि अब निर्मित की नजरें उन पर ठहर गई, जैसे पूछ रहा हो, तो क्या आपने ये सब कुछ मेरी बटरफ्लाई से बनवाया है? बेशक से उसने ये सवाल पूछा ना हो, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देख आभा जी चिढ़ गई। गुस्से में अपने दोनों बेटों को घूरते हुए बोली, ये सब कुछ मैंने ना तुम्हारी एंग्री बर्ड से बनवाया है और ना ही तुम्हारी बटरफ्लाई से, तो मुझे ऐसे देखना बंद करो। तो क्या ये सब कुछ आपने बनाया है? अब की बार अजित जी की हैरानी भरी आवाज सबके कानों में गई, जिसे सुनते ही अनाया, श्रव्या, प्रत्यक्ष, निर्मित के साथ साथ आभा जी के कान खड़े हो गए। उन्होंने एक नज़र अपने दोनों बेटों को देखा जो भौहें उछाल उन्हीं को देख रहे थे। फिर अजित जी को देख झल्लाते हुए बोली, नहीं, ये सब कुछ मैंने भी नहीं बनाया है, ये सब कुछ मैंने मेड से कहकर पहले ही बनवा लिया था। अनाया और श्रव्या ने सिर्फ ये हलवा बनाया है। अब अगर आप लोग की इजाजत हो तो हम सब कुछ खा सकते हैं। नहीं वो क्या है ना, मेरे साथ साथ ये दोनों बच्चियां भी भूखी हैं। नॉट बैड हेड। मम्मा के लिए आपका प्यार इस उम्र में भी कम नहीं हुआ है। और मम्मा, आपके गालों पर ये जो सुर्वी आई है ना, मैं देख रही हूँ बैड की नज़र इन्हीं पर है।
एक हाथ डाइनिंग टेबल पर रख उस पर चेहरा टिकाए श्रव्या ने जिस तरह ने भी उसे बहुत ही प्यारा डायमंड का नेकलेस दिया। रूही ने मुस्कुराते हुए रूहांश को देखा और फिर मिश्का और रूहान के सामने उनके हाथ में टिकट रखते हुए बोली, मेरे और तुम्हारे डैड की तरफ से तुम दोनों का गिफ्ट हनीमून स्पेशल भई। कल शाम 6 बजे तुम दोनों की फ्लाइट है गोवा की, सो लेट्स एंजॉय। अब तो मिश्का का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया, उसका बस चलता तो वो अभी खुद को कहीं छुपा लेती। रूहान ने एक नज़र मिश्का के झुके चेहरे को देखा और फिर बोला, मम्मा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं अभी नहीं जा सकता क्योंकि ऑफिस में बहुत काम है, और फिर उसकी चिंता तुम मत करो बेटा, वो सब मैं देख लूंगा। काम का क्या है, वो तो सारी जिंदगी करना ही पड़ेगा। यही तो समय होता है एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को करीब से जानने का, तो बस तुम जाने की तैयारी करो। रूहांश ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, जिसके जवाब में रूहान कुछ बोल ही नहीं पाया। गहरी सांस लेकर उसने मिश्का को देखते हुए हाँ में सिर हिलाया और ऑफिस जाने के लिए बाहर निकल गया। हालांकि वो मिश्का से बात करना चाहता था, लेकिन रात में करेगा सोच से आंखें मटकाते हुए कहा था। उसे सुनते ही अजित जी जो पानी पी रहे थे उन्हें ठसका लगा और वो खांसने लगे। आभा जी ने बड़ी ही लाचारी से निर्मित को देखा, जैसे कह रही हो बेटा तुम्हें यही बॉम्ब मिला था। लेकिन निर्मित बिना किसी भाव के बड़े ही मजे से हलवे की एक एक बाइट ले रहा था। बाकी प्रत्यक्ष तो मुस्कुराते हुए अनाया को देख रहा था, जिसने श्रव्या की हरकतों पर अपना सिर पीटना शुरू कर दिया था। रघुवंशी मेंसन में भी धरा की पहली रसोई की रस्म बहुत ही अच्छे से हो चुकी थी। चूंकि धरा को ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता था, इसलिए आरोही के कहने पर उसने सबके लिए मीठे में चाय बना लिया था। तो वहीं मल्होत्रा मेंसन में भी इस वक्त सब मिश्का के बनाए खाने की तारीफ की जा रही थी। खाने के बाद अब सब उसे गिफ्ट दे रहे थे। सपना जी अपने हाथ में पहने 4 सोने के कंगन को निकाल मिश्का की नाजुकी सी कलाई में पहनाती हुए कमजोर आवाज में बोली, हमें तो लगा था कि रूहान की शादी देखने से पहले ही हम ऊपर चले जाएंगे, लेकिन आज देखो तुम उसकी पत्नी के रूप में हमारे सामने खड़ी हो। अब बस जल्दी से हम इसके बच्चे का मुंह देख ले, उसके बाद तो सोने की सीढ़ियां चढ़ के जाएंगे हम। मिश्का की पलकें शर्म से झुकती चली गई, लेकिन आज उसके होठों पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कान खिली हुई थी। यही आरव और अनीशा कर बाहर चला गया। वहीं अंदर सपना जी की नज़र टेबल पर रखे रूहान के फोन पर गई, जिसे देख वो मिश्का से बोली, मिश्का बच्चे रूहान तो अपना फोन यही भूल गया, एक काम करो अभी वो बाहर ही होगा, तुम जाकर देकर आओ उसे। जी जी दादी माँ। मिश्का ने जल्दी से फोन उठाया और तेज कदमों से चलते हुए रूहान के पीछे दौड़ गई। सुनिए। रूहान जो ड्राइविंग सीट पर बैठने ही जा रहा था कि मिश्का की आवाज सुन उसने पीछे पलट कर देखा। मिश्का उसके पास आकर खड़ी हुई और पलके झपकाते हुए बोली, वो आपका फोन अंदर ही रह गया था। हम। रूहान ने उसके हाथ से फोन लेकर पॉकेट में डाला और उसे देखने लगा। जानम कुछ कहना है? हाँ वो आपने अंदर जाने से मना। बरी में किसी भी तरह से मम्मा और जैड को कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि ये टिकट कैंसिल कर दे। रूहान को लगा कि मिश्का हनीमून पर नहीं जाना चाहती, इसलिए उसने बिना उसकी पूरी बात सुने कह दिया। तो वहीं मिश्का ने पलके उठाकर कुछ देर अपने सामने खड़े रूहान को देखा और फिर पलट कर जाते हुए बोली, अपने साथ साथ मैं आपकी भी पैकिंग कर दूंगी। अगर कुछ और भी रखना होगा तो बता दीजिएगा, पैकिंग कर दूंगी अपने साथ। इसका क्या मतलब हो सकता है? रूहान नासमझी से उसे जाते हुए देखता रहा। जब मिश्का अंदर चली गई तो वो भी गाड़ी में आकर बैठ गया। तभी उसके माइंड में कुछ क्लिक हुआ और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई।
मिश्का की कही बातों को समझकर आज पूरा दिन रूहान के होठों पर स्माइल सजी हुई थी। भले ही मिश्का ने साफ सुथरे शब्दों में ना कहा हो, लेकिन मिश्का ने जिस लहजे में ये बात कही थी उसका मतलब साफ था कि अब वाकई में वो इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाना चाहती है। अब तो बस उसे रात होने का इंतजार था, क्योंकि उसका दिल अपनी जानम के दीदार के लिए तड़प रहा था। खैर, जैसे तैसे उसका इंतजार खत्म हुआ और शाम के 6 बजते ही रूहान ने गाड़ी की चाबी उठाई और तेज कदमों से अपने कैबिन से निकल गया। वैसे रात का इंतजार तो कोई और भी कर रहा था, हमारी चुलबुली श्रव्या। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, ये सोचकर कि आज वो निर्मित को कैसे फेस करेगी। श्रव्या, ये बाउल डाइनिंग टेबल पर रख दो। किचन में खड़ी अनाया ने मेड के हाथ से सब्जी से भरा बाउल लेकर श्रव्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा। लेकिन मटर छिलती भव्या तो अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। वही उसे खुद में खोया देख अनाया ने बाउल वापस से मेड को दे उसे जाने का इशारा कर दिया और खुद श्रव्या के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ, कहाँ खोई हो? कब से आवाज दे रही हूँ, तुम्हें सुनाई भी दे रहा है या नहीं? अब हाँ हाँ दी, क्या हुआ? आप कुछ कह रही थी, हड़बड़ाते हुए श्रव्या ने पूछा। आईब्रो उचकाए अनाया ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा और फिर नीचे देखने का इशारा करते हुए बोली, वही तो मैं पूछ रही हूँ माय डियर सिस्टर, कि हुआ क्या है जो तुम्हें इतना भी होश नहीं कि छिलके को बाउल में नहीं बल्कि मटर को बाउल में रखना है? सच सच बताओ, क्या सोच रही थी? कुछ हुआ है क्या? उसकी बात सुन श्रव्या ने नीचे देखा तो एक पल को उसने आंखें मींच ली, क्योंकि उसे अब समझ में आया कि इतनी देर से वो मटर छीलकर उसके छिलके को बाउल में रख रही थी, जबकि मटर किचन स्लैब पर इधर उधर बिखरा हुआ था। उसे कुछ न बोलते देख उसके गाल पर हाथ रखती अनाया फिक्र भरे लहजे में, श्रव्या क्या हुआ है? कहीं निर्मित ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं दी, प्रोफेसर ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आप परेशान मत होइए, वो थी बस में कुछ सोच रही थी इसलिए ध्यान नहीं गया मेरा। वही तो मैं पूछ रही हूँ बेटा कि आखिर क्या बात है जो तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत पड़ गई? श्रव्या ने मुंह बनाया और अपने गाल पर रखे उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोली, आप मेरा मजाक मत बनाइए दी, भूलिए मत कि अब मैं आपकी देवरानी भी हूँ। उसका बना हुआ मुंह ऊपर से उसकी बातें सुन अनाया हंसते हुए हल्का सा उसकी तरफ झुकी और धीमी आवाज में, ओके देवरानी जी, तो बताइए फर्स्ट नाइट कैसी गई मेरे देवर जी के साथ? कहीं उन्होंने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया? अब तो जैसे अनाया ने श्रव्या के जले पर नमक ही छिड़क दिया हो। उसे तुरंत कल रात का पूरा वाकया याद आ गया, जिसे याद करते ही वो नाक सिकोड़ते हुए बोली, क्या खाक थी फर्स्ट नाइट, मेरा वाला तो मस्त गहरी नींद में सो रहा था। किसी तरह मैंने उसे जगाया भी तो क्या मिला, एक छोटी सी किस। उसके बाद मैं भी सो गई। अपनी बात कहकर श्रव्या ने अनाया को देखा जो आंखें फाड़कर उसे देख रही थी। अगले ही पल उसकी हंसी छूट गई। मतलब उसकी बहन सच में पूरी की पूरी कॉमेडी थी। उसे निर्मित पर तरस आ रहा था कि वो बेचारा पूरी जिंदगी उसे कैसे झेलेगा। यही उसे हंसते देख अव्या ने उसे कुछ देर घूरा और फिर आंखें मटकाते हुए बोली, वैसे आपको देख कर लग रहा है कि आपने अपनी फर्स्ट नाइट काफी अच्छे से एंजॉय किया है ना? अभी तक अनाया जो हंस रही थी उसकी हंसी एकदम से जैसे गायब ही हो गई और उसका चेहरा पूरा सुर्ख हो गया कल रात के बारे में सोचकर ही। मंजरे चुराते हुए उसने तुरंत पानी से भरा जग उठायो और बाहर जाते हुए बोली, मैं मम्मा को बुलाकर लाती हूँ,
तुम भी आओ जल्दी। एक भले ही उसने कुछ न कहा हो, लेकिन उसके गालों पर आई रंगत बहुत कुछ कह गई थी। अब हंसने की बारी श्रव्या की थी। हंसते हुए वो अनाया के पीछे पीछे आई और उसके साथ चलते हुए गुनगुनाने लगी। सैया जी से छुप के हुई क्या तेरी बात, बता दे बेलियां, बता दे बेलियां। उसका गाना सुनते ही अनाया ने कस के अपनी आंखें मींच ली, लेकिन श्रव्या तो आज उसे छेड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी। शेरगिल में ऑलमोस्ट सबने डिनर कर लिया था और अब आभा जी के साथ किचन की लाइट वगैरह बंद करने के बाद सीढ़ियां चढ़ती अव्या बोली, मम्मा पक्का ना अब कोई काम नहीं करना है? हाँ बेटा, अब कोई काम नहीं है, तुम जाओ कमरे में, निर्मित वेट कर रहा होगा। इसी वजह से तो घबराहट हो रही है, खुद में ही बुदबुदाते हुए श्रव्या ने धीमी आवाज में कहा और अब कछुए की चाल चलते हुए अपने कमरे के दरवाजे पर आई। चिल यार श्रव्या, तुझे इतना डरने की जरूरत नहीं है। अरे तू कितनी डेयरिंग है, ये तो मेरे रीडर्स बहुत अच्छे से जानते हैं। ये डरना वरना तेरे लिए बना ही नहीं है, और वैसे भी अब तो प्रोफेसर पति बन गया है मेरा, उससे क्या ही डरना, खुद से बात करती श्रव्या ने बड़े ही शान से अपना कंधा थपथपाया और दरवाजा खोल अंदर आई। वो जैसे ही अंदर आई कि किसी ने डोर लॉक कर पीछे से उसे अपने बाहों में भर लिया। श्रव्या की धड़कनें एकाएक बुलेट ट्रेन की तरह बेतहाशा दौड़ने लगी, क्योंकि अपने प्रोफेसर की फ्रेग्रेंस को वो अच्छी तरह से पहचानती थी। सहरते हुए वो बोली, प्रोफेसर प्लीज लीव मी, रियली बटरफ्लाई, यू वांट मी टू लिव यू। उसके कंधे पर फिसलते बालों को एक तरफ कर गर्म सांसें छोड़ते हुए निर्मित ने बेहद सरगोशी से पूछा, जिसके जवाब में श्रव्या ने लोअर लिप को बाइट कर लिया। वहीं निर्मित ने एक झटके से उसे अपनी तरफ पलटा और उसके चीन पर उंगली रख चेहरा ऊपर कर उसे देखते हुए बोला, आंसर बटरफ्लाई। सुखते होंठों पर जीभ फेर उन्हें तरकरती भव्या ने हौले से अपनी पलकें ऊपर उठाई और बोली, जवाब देना जरूरी है ऑफ कोर्स, लेकिन मैं देना नहीं चाहती, लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ। उलझा रहे हो मुझे? उलझ तो तुम पहले ही गई हो बटरफ्लाई मेरे प्यार में। श्रव्या ने मुस्कुराते हुए चेहरा फेर लिया, क्योंकि निर्मित की आंखों में आज जो बेकरारी थी उसे देख उसका दिल उसके बस में नहीं था। निर्मित ने बड़े ही प्यार से उसे ब्राइडल स्टाइल में उठाया और बेड की तरफ बढ़ गया। श्रव्या तो आज इस बदले हुए निर्मित को देख अपना दिल ही हार चुकी थी। निर्मित ने उसे बेड के बीचों बीच लिटाया और खुद उसके ऊपर आ गया, जिसे देख श्रव्या ने तुरंत घबराते हुए उसके सीने पर हाथ रखा और बोली, सुनो ना, हम वो मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मुझे डर लग रहा है। निर्मित जो आंखों में ढेर सारी मोहब्बत लेकर उसे ही देख रहा था, उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने घूर कर श्रव्या को देखा और फिर उसके लिप्स पर उंगलियां फेरते हुए बोला, डोंट वरी, डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो हम फिर कभी नहीं, कंफर्टेबल की बात नहीं है, तुम समझो ना यार, मुझे बस थोड़ी सी घबराहट हो रही है। मतलब कि मैं जिंदा तो रहूंगी ना? वो क्या है ना, मुझे अभी इतनी जल्दी नहीं मरना है, अभी तो मुझे बुढ़ापे में तुम्हारे साथ बिना दांत के चाय भी पीना है। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाए श्रव्या ने बकरी की आवाज में कहा। वहीं निर्मित को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। नहीं, अगर वो उसे प्यार करना चाहता है तब भी उसके नखरे, और अगर वो उसे थोड़ा टाइम देना चाहे तब भी उसके नखरे। गहरी सांस लेकर निर्मित ने अपनी बटरफ्लाई को देखा, जो पलके झपकाते हुए उसे ही देख रही थी। मुस्कुराते हुए उसने श्रव्या के गालों पर उंगली फिराई और बोला,
अब जो होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत देना बटरफ्लाई, बिकॉज आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ एनी मोर। श्रव्या ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि अगले ही पल उसकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि निर्मित ने उसके होठों पर अपना कब्जा जमा लिया था। वो बड़े ही सॉफ्टली श्रव्या के होठों को सक कर रहा था, जैसे वो कोई नाजुक सी फूल हो जो उसके जरा सा भी हार्ड होने पर टूट कर बिखर जाएगी। वहीं श्रव्या ने अपनी आंखें कस के बंद कर रखी थी। वो बस इस लम्हे को महसूस कर रही थी। उसे अजीब सा फील हो रहा था। ऐसा नहीं था कि ये उनकी पहली किस थी, लेकिन निर्मित जिस तरह कसे आज उसे चूम रहा था ये अलग था, सबसे अलग। उसका दिल अपने जिस्म से निकलता महसूस हुआ और उसने निर्मित के कॉलर को मुट्ठी में भींच लिया। दिल में अजीब सी गुदगुदी हो रही थी ये सोचकर कि आज वो उस शख्स की बाहों में है जिसके साथ उसने न जाने क्या क्या इमेजिन कर रखा था, और आज जब वो सारी इमेजिनेशन सच हो रही है तो ये घबराहट, ये बेचैनी, ये गुदगुदी क्यों? खुद में उलझी श्रव्या को जब सांस लेने में तकलीफ हुई तब जाकर निर्मित उससे अलग हुआ। उसके माथे से माथा लगाए गहरी सांस लेते निर्मित ने उसका सिर सहलाया और हांफते हुए बोली, आर यू ओके बटरफ्लाई? श्रव्या ने धीरे से आंख खोलकर उसे देखा और पलके झपका दिए, जिसे देख निर्मित मुस्कुरा उठा। दोनों भौहें उछाल वो शरारत से उसका चेहरा देख बोला, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं बटरफ्लाई, फिर भी तुम्हारी हालत खराब हो गई। न जाने ऐसा क्या था निर्मित की उन नजरों में, जिसे देख श्रव्या आज पहली बार खुद को शर्माने से रोक ही नहीं पाई। होठों पर शर्मीली सी मुस्कान लिए उसने अपना चेहरा निर्मित के सीने में घुसा लिया। फूलती सांसों की रफ्तार निर्मित ने जब कम होते हुए महसूस किया तो उसने श्रव्या का चेहरा अपने सीने से निकाल वापस से गहरी नजरों से उसे देखने लगा। प्रोफेसर प्लीज मुझे यूं देखना बंद करो, उसकी नजरों का ताप एक बार फिर खुद पर महसूस करती श्रव्या ने कहा। क्यों ना देखूं, पत्नी हो मेरी, तुम्हें देखने का पूरा हक है मेरा। ओ रियली? यस बटरफ्लाई, प्लीज ना, मुझे शर्म आ रही है, श्रव्या ने हंसते हुए कहा, क्योंकि निर्मित की उंगलियां उसके जिस्म पर इधर उधर घूम रही थी जिससे उसे गुदगुदी हो रही थी। एक हाथ उसके कमर में डाल निर्मित ने उसे हल्का सा ऊपर उठाया और दूसरा हाथ उसके कंधे से पीठ की तरफ बढ़ गए। अगले ही पल श्रव्या को अपने सूट की डोरियों के साथ जिप भी खुलता हुआ महसूस हुआ, जिसे महसूस करते ही उसकी सांसें अटक गई। लेकिन अब तो देर हो चुकी थी, क्योंकि निर्मित के होंठ अब उसके नेक से लेकर कंधे और कॉलर बोन पर फिसल रहे थे। जैसे जैसे उसके होंठ उसकी बॉडी पर फिसल रहे थे वैसे वैसे श्रव्या की सांसें गहरी होती जा रही थी। उसे चूमते हुए निर्मित उसके पैर तक आया और जैसे ही उसने उसके गोरे पैरों में पायल देखा जिसने पूरे कमरे में शोर मचा रखा था, आंखों में देर सारा प्यार लिए उसने श्रव्या के नाजुक से पैरों पर अपने होंठ रख दिए। और ये महसूस करते ही श्रव्या को लगा जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। अगले ही पल निर्मित ने लाइट ऑफ की और फिर पूरा कमरा श्रव्या के सांसों के शोर के साथ और उसकी चूड़ियों की खनक से भर गया। बालकनी से झांकता चांद उनकी मोहब्बत की हवें देख बदलों में छुप गया। कुछ देर बाद श्रद्धा को ज्यादा परेशान न करते हुए निर्मित बड़े ही प्यार से अपनी बटरफ्लाई को देखा रहा था, जिसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था और वो छोटे बच्चे की तरह उसके सीने में सिमटी गहरी नींद में सो रही थी। उसने झुककर श्रव्या के माथे को बड़े ही शिद्दत से चूमा और फिर उसे अपने बाहों में भरकर आंख बंद कर लिया। अगली सुबह रोज के मुताबिक आज भी सारवी आहान के साथ मॉर्निंग वॉक पर आई थी। हालांकि उसका मुंह आज भी फुला हुआ था। ढीले ढाले टी शर्ट और पजामे में वो बहुत ही फनी लग रही थी। आहान उसे बता
रहा था कि आज से वो प्रतीक जी के साथ ऑफिस जाने वाला है, इसलिए वो दिन में नीचे प्रियंका जी के साथ उनके कमरे में रहेगी। लेकिन सार्वी उसकी बातों को पूरी तरह से अनसुना कर चलते हुए अंदर आ गई। लिविंग रूम में प्रतीक जी के साथ बैठी प्रियंका जी की नजर जैसे ही अपनी बहू पर पड़ी वो उठकर खड़ी हो गई। क्या हुआ बेटा, ऐसे मुंह क्यों बनाया हुआ है? इसने कुछ कहा क्या? उसे प्यार से पुचकारती प्रियंका जी ने एक नजर घूर कर अहान को देखते हुए कहा, जिसे सुनते ही सार्वी की आंखों में चमक आ गई। उसने बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाया और आंखें टिमटिमाते हुए बोली, मम्मा, बेबी को मोमोज खाना है, लेकिन नवाब साहब कह रहे हैं कि हम नहीं खा सकते। अब आप ही इन्हें समझाइए ना कि ये हमारे बस में थोड़ी है। हमें कौन सा मोमोज खाना है? वो तो इनके बेबी का मन है, इसलिए हम कह रहे थे। अरे लेकिन वाइफू, तुमने मुझसे कब कहा तुम्हें मोमोज खाना है? एक हाथ कमर पर रखे अहान ने आंखें छोटी छोटी कर उसे देखते हुए पूछा, जिसके जवाब में सार्वी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और भी बड़ा किया और बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? हम झूठ बोल रहे हैं? हम झूठे हैं? नहीं। लेकिन तुम झूठ क्यों बोल? देखा देखा आपने मम्मा, ये किस तरह हमें आंखें दिखा रहे हैं। ये हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमेशा ऐसा ही करते हैं। हमारी तो मती मारी गई थी जो हमें इनसे प्यार हुआ। बड़े पापा से शिकायत करेंगे हम आपकी, फिर आपको पता चलेगा आंखें दिखाना क्या होता है। हमें आपके साथ रहना ही नहीं है। हम जा रहे हैं सिंघानिया में सिन्हा। नहीं तो। हाथ पांव पटकती सार्वी बिना किसी की बात सुने सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अहान ने गहरी सांस लेकर मुंह पर हाथ फेरा और सामने खड़े प्रतीक जी और प्रियंका जी को देखने लगा, जो उसे ही देख रहे थे। लेकिन उनका चेहरा देखकर लग रहा था कि वो अहान के मजे लेकर दबे मुंह हंस रहे हैं। कंधे उचकाता अहान पूरे एटीट्यूड में, ऐसे क्या देख रहे हैं? प्यार करती है मुझसे तो रूठने का हक भी तो है उसे। अभी 5 मिनट के अंदर ही मुझे आवाज देगी, देख लीजिएगा। हूँ आए बड़े मेरे मजे लेने, कहते हुए वो जैसे ही सोफे पर बैठने को हुआ कि अगले ही पल उसके कान में सार्वी की आवाज गई, नवाब साहब, यहाँ आइए जरा। ये सुनते ही मुस्कुराते हुए सीना तानकर अहान ने वापस से प्रियंका जी और प्रतीक जी को देखा, जैसे कह रहा हो, कहा था ना अभी मुझे बुलाएगी।